और आज हमारे मेहमान हैं श्री राजेश मिश्रा जी, जो एक नई उभरती हुई पार्टी जन विश्वास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपने किस उम्मीद से एक नई पार्टी बनाई है? आखिर उद्देश्य क्या? पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग कैसे? आप पर विश्वास क्यों करें? लाइव और दोषी बातें कर मेरे। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल गांव की गूंज में। और आज हमारे मेहमान हैं श्री राजेश मिश्रा जी, जो एक नई उभरती हुई पार्टी जन विश्वास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हमारे साथ मंच साझा कर रहे हैं, तो स्वागत करिए श्री राजेश मिश्रा जी। दर्शकों नमस्कार। गांव की गूंज मंच पे आज माननीय तस्सीम जी बुलाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, पहले से ही भारत में इतनी सारी पार्टियां हैं, आपने किस उम्मीद से एक नई पार्टी बनाई है? आखिर उद्देश्य क्या है इसका? देखिए तस्सीम जी, आजादी के बाद से जी अब तक जो राजनीतिक पहल हुई है जी, उसमें कहीं न कहीं हम पीछे हैं। विश्व की व्यवस्थाओं को देखा जाए और भारत की व्यवस्था को देखा जाए तो यहाँ गरीबी है, लाचारी है, बेरोजगारी है। जापान की स्थिति परमाणु हमले के बाद उभर कर सामने आई और पूरा विश्व जानता है कि जापान ने तरक्की किया, उसने हमले नहीं किए, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया और विकास की गंगा बही। चीन में लोग आदमी आदमी को मार के खा जाते थे और आज चीन विकास के उच्च शिखर पे पहुंच रहा है। जनसंख्या के क्षेत्र में चीन हमसे आगे था और दूसरे नंबर पे हम भारतवासी हैं। 140 करोड़ जनसंख्या है, फिर भी हम विकास के दर पे पीछे हैं। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियां हैं। उस कमियों को दूर करते हुए भारत के प्रत्येक नौजवान के लिए रोजगार, हर हाथों को काम और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस नई पार्टी का गठन किया गया। और रजिस्ट्रेशन कब हुआ? इसके रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया था 25 नवंबर 2021 को और भारत निर्वाचन आयोग 22 जुलाई को हमें बुलाया और फाइनल हेयरिंग करके वो उन्होंने भेजा है। फाइनली आप लोग रजिस्टर्ड होंगे। अभी तो सिंबल वगैरह बाद में मिलेगा? सिंबल बाद में आएगा, चुनाव से पूर्व आ जाएगा। इसके लिए मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपको बधाई देता हूं कि आपने एक नई ऊर्जा के साथ एक नई पार्टी का गठन किया। लेकिन हमारा सवाल ये है कि आपकी पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग कैसे? भारत में अन्य पार्टियां भी हैं, उनके अपने सिद्धांत हैं, उनके अपने क्रियाकलाप हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। हम लोगों की सोच ये है कि जो अब तक नहीं हुआ भारत, जिस चीज की कमी है उसकी पूर्ति करें और उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार की जड़ कहाँ से है और कैसे उसको समाप्त किया जाए, इस पे हमारी टीम लगी हुई है और हम इस पे काम करेंगे। और उनसे अलग का जहाँ तक सवाल है, वो जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद में बटे हुए हैं और हमारा लक्ष्य है विकसित भारत, विशाल भारत। और हम एक ही जात के हैं, भारतीय हैं। हम भारत माता की पूजा करते हैं। हमारा कोई धर्म नहीं है, सिर्फ एक धर्म है, राष्ट्र धर्म है और हमारी एक आराध्य देवी है भारत माता। भारत माता के लिए हम काम कर रहे हैं और काम करेंगे। नहीं, जैसे सभी पार्टियां आती हैं तो चिकनी चुपड़ी बातें सभी लोग करते हैं। अभी जब 2014 में बीजेपी रिटर्न हुई, उसने कहा भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। सच्चाई है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया। महंगाई कहीं खत्म करेंगे, महंगाई 3 गुनी 4 गुनी। डीजल पेट्रोल के दाम कम करने की बातें हुई, डीजल पेट्रोल के दाम कहाँ पहुँच गए आपको पता है। तो मेरा अगला सवाल यह है कि जनता आप पर विश्वास क्यों करे?
आत्मविश्वास एक अपने में मजबूत शब्द है, और जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। और हर पार्टियों ने विश्वास दिलाया और विश्वासघात किया। तो उस पोजीशन में अगर ये कहा कि नहीं हम परफेक्ट ही हैं, तो कहने से काम चलने वाला नहीं है। हम करके दिखाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप अगर हम पे भरोसा रखते हैं तो कुछ बेहतर होगा। यानी जनता आप पर विश्वास करे, एक बार करे। आप ये वादा करते हैं कि अगर भविष्य में कभी आपके हाथों में सत्ता का समर्थन मिलता है जी, तो आप जनता से किए गए वादों से मुकरेंगे नहीं। हमारी पार्टी मुकरेगी नहीं। आप लाइव और दोषी मेरे यह भी मैं कह रहा हूँ, लाइव कह रहा हूँ, मेरे पार्टी में दोषी अगर है तो तुरंत उसके पर कार्रवाई होगी। क्यों ना मेरे परिवार का सदस्य हो, बख्शा नहीं जाएगा उसको। जैसे आज वर्तमान में जो पोजीशन चल रहा है, काफी बच्चे मारे गए, चोटिल हुए, उसके बाद कार्रवाई होती है। लेकिन मेरी गवर्नमेंट अगर बनती है तो दोषी पर पहले कार्रवाई, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। जो जिम्मेदार होंगे जिम्मेदारी लेंगे, तुरंत एक्शन, पक्का। ठीक है, निकट भविष्य में हम इनको भी देखेंगे। यदि ये खुद की सरकार बनाते हैं या किसी पार्टी के साथ सहभागिता में आते हैं, ऐसी मेरी कामना है कि ये लोग आए। उज्जवल भविष्य है इन लोगों का। तो दर्शकों, ये बात आप याद रखिएगा कि फिर कभी मौका मिला तो हम अध्यक्ष जी से इस प्रश्न को उठाएंगे कि क्या इन्होंने जो वादा किया उसको पूरा किया कि नहीं किया। हमारे वीडियो को आप जरूर सेव करके रख लीजिएगा भविष्य के रेफरेंस के। अब तक जितनी भी पार्टियां आई, पूर्वांचल में कुछ खास विकास नहीं हुआ, क्योंकि आपकी पार्टी पूर्वांचल की है। पूर्वांचल के आप उभरते हुए नेता हैं। मुझे लगता है कि पूरे कुशीनगर जिले में संभवतः एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर आप पहली बार रजिस्टर्ड हुए। तो हमारे कुशीनगर और पूर्वांचल क्षेत्र के लिए आपकी पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या है? पूर्वांचल किसान बाहुल्य क्षेत्र है और कृषि प्रधान इलाका है और यहाँ गन्ने की खेती प्राथमिकता से होती थी। और पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार की देन है कि आज किसान मारे फिर रहा है। देवरिया जिले में काफी चीनी मिलें हुआ करती थी। कप्तानगंज, रामकोला, पडरौना, कटकुइया, छितौनी, खड्डा, इसमें से तमाम सारी मिलें बंद हो चुकी हैं। मिल जब चलती थी तो लोगों को रोजगार मिलता था। दूर दूर से मजदूर आके यहाँ अपने रोजगार चलाते थे। किसानों को अच्छा इनकम होता था, नकदी फसल के रूप में गन्ना थी और उनके घरों में सुख साधन के सारे चीज भरे हुए थे और दिक्कतें नहीं थी। बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते थे और वो फीस पेड कर लेते थे अपने गन्ने के पैसे से। लेकिन आज वो चीज नहीं है। यहाँ बची केवल है दुकानदारी, छोटे मोटे बिजनेस, और दिन प्रतिदिन किसान का लेवल गिर रहा है। और वर्तमान सरकार ने कहा था कि हम आय दूना करेंगे, लेकिन आय दूना तो नहीं हुआ, आधा हो गया, आधा जरूर हो गया है। और किसान किस हालत में जी रहा है उससे जाके पूछा जाए तो उसकी आंखों में सिर्फ आंसू है। अगर जन विश्वास पार्टी की गवर्नमेंट बनती है तो किसान के आंसू को पोंछने का काम करेंगे। पूर्वांचल की जितनी भी बंद चीनी मिलें हैं, हम प्रयास करेंगे कि वो चीनी मिलें चलें और यहाँ के बच्चों को रोजगार मिले। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है और उसके माध्यम से यहाँ के किसानों को ट्रेनिंग देकर आय दुगुनी कराने का प्रयास किया जाएगा। एक समस्या जैसे देखने को आई, बहुत जद्दोजहद के बाद एक वादा बीजेपी ने पूरा तो किया कि पिपराइच में चीनी मिल खुलवाया, लेकिन आप देख रहे हैं कि खड्डा के दियारा क्षेत्र में गन्ना ज़्यादा बोया जाता है, सिसवा के आसपास गन्ना ज़्यादा बोया जाता है, कप्तानगंज नदी के उस पार गन्ना ज़्यादा बोया जाता है और मिल खोल दिया इन लोगों ने पिपराइच में। अब पिपराइच के आसपास के क्षेत्र में गन्ना बहुत ही नॉमिनल है, यूँ कहें कि नहीं ही बोया जाता है, मिल वहाँ खोल दिया गया। अब इससे तमाम समस्याएं किसानों को हो रही हैं कि वो अपना गन्ना भेज रहे हैं ठेकेदारों के माध्यम से। ठेकेदार तौल में चोरी करते हैं, भाड़ा का भार अलग से आ रहा है।
तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार की अनुपलब्धि है और सरकार की सही नीति नहीं है। जब गोरखपुर महानगर था और जी। सटे पिपराइच है, 19 किलोमीटर 20 किलोमीटर का अंतर है, तो सरकार को पहले ही सोचना चाहिए था कि जो हम चीनी मिल लगाएंगे यहाँ गन्ना किसान उपज नहीं ले पाएगा। कारण यह है कि विस्तार हो रहा है, मकाने बनेंगी, खेती करने से भागेंगे लोग। तो यही पूंजी अगर खड्डा में लगी होती, खड्डा में लगी होती, कप्तानगंज के लिए विस्तार किया गया होता, घुगली किया गया होता, लक्ष्मीगंज किया गया होता, पडरौना किया गया होता, तो किसानों को ज्यादा लाभ मिलता और उनके पैसे भी बचते, भाड़े भी बचते। लेकिन किसानों के हित में ये सरकार ने काम नहीं किया। जो पैसा बचता 7 प्रति क्विंटल वो ज्यादा पे कर सकते थे। हाँ। किसानों को उनका खर्चा कम हो गया होता। अभी वर्तमान सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, उस पार्टी के लोग कहेंगे कि हमारी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। जी नहीं, मेरा उद्देश्य विरोध करना नहीं है। मेरे कहने का मतलब इसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट और यहाँ माननीय आरपीएन सिंह जी केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उनके समय में भी पडरौना चीनी मिल को चलवाने की बात चली, आश्वासन भी दिया, सरकार चली गई। जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यहाँ आगमन हुआ था। बड़े उम्मीद के साथ यहाँ की टकटकी लगाए हुए थे कि पडरौना चीनी मिल और लक्ष्मीगंज चीनी मिल, कटकुइयां चीनी मिल चल जाएंगी। लेकिन एक भी आज तक पूरा नहीं हुआ है और इस पे क्या कहा जाए, किसान दुखी हैं और मैं सरकार से भी उम्मीद करता हूं कि सरकार इन मिलों को चलवावे जिससे यहाँ के किसानों का जीवन स्तर अच्छा हो सके। इसके लिए क्या पार्टी अब आंदोलन करेगी? अभी पार्टी तो धरातल पे आई है जी, और परिस्थितियों को देखते हुए किसानों का अगर सहयोग मिलेगा तो हम उस पे काम करेंगे, आंदोलन करेंगे आगे चल के। अगर किसान चाहेंगे, किसान के हित में है तो करना ही पड़ेगा, करेंगे ही। नहीं, जाहिर सी बात है कि अगर आप एक नई पार्टी तो भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लोग आपको जानेंगे कैसे, आप तो जुड़ेंगे कैसे जब तक आप लड़ेंगे नहीं उनके लिए, जब तक आप उनके लिए संघर्ष नहीं करेंगे। तो क्या कुछ ऐसी योजना है? इस तरह की योजना है। हमारे जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, इन लोगों के माध्यम से ये आंदोलन होंगे। जहां तक देश की बात है तो अभी हमारे बॉर्डर संक्षिप्त हुए हैं, अन्य देशों का कुछ दबाव बना है बॉर्डरों पे और कहीं न कहीं हमारी सेना जो बड़ी मजबूती के साथ लड़ती है उनके साथ भी भेदभाव हुआ है। अगर जन विश्वास पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहला काम किया जाएगा, भारत में विश्व की सबसे बड़ी सेना तैयार की जाएगी और अपने बॉर्डरों का रक्षा करेंगे और भारत के प्रत्येक बच्चे को रोजगार गारंटी देंगे कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसे भटकना नहीं होगा, कहीं किसी तरफ ताकना नहीं होगा। वो सीधे जिस व्यवसाय में जाना चाहता है, जिस नौकरी में जाना चाहता है, जिस लेवल का होगा, उसको भारत सरकार के कर्मचारी खुद उसके वहां पहुंचेंगे और फिर उनको उस लेवल पे पहुंचाने का काम किया नहीं होगा। लेकिन फिर मैं मुद्दे पर वापस आ रहा हूँ। हाँ। क्या आप लोग आंदोलन करेंगे आगे चल के? हाँ, करने के लिए अभी कोई प्रोग्राम तत्काल में नहीं है। नहीं, लेकिन तत्काल की बात नहीं कर रहा। हाँ। क्योंकि अभी गठन हो रहा है। हाँ। लोग जुड़ेंगे। हाँ। तो आप जैसे अभी कांग्रेस के नेता हैं लल्लू जी। हाँ। लगातार स्थानीय मुद्दों पर वो लड़ रहे हैं और पहले से मुझे लगता है कि इमेज में कुछ सुधार भी हुआ है। जी जी। तो आपको भी निश्चय ही स्थानीय मुद्दों पर, क्षेत्रीय मुद्दों पर, प्रादेशिक मुद्दों पर और फिर अंत में राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ना पड़ेगा, आंदोलन करना ही करना है। अभी जैसे एयरपोर्ट, हाँ, एयरपोर्ट पे करोड़ों की पूंजी लग गई जी। अगर आपने लगाया तो उसको चलवाया क्यों नहीं? उड़ाने होनी चाहिए, लेकिन उड़ाने नहीं हो रही हैं। इस पे कांग्रेस के नेता ने आंदोलन किया। कुछ लोग गिरफ्तारी भी दिए और बाद में सरकार ने आश्वासन भी दिया कि यथाशीघ्र। हाँ। लेकिन फिलहाल आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही प्रतीत हो रहा है, कोई ठोस कदम बढ़ते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप भ्रष्टाचार को देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा मानते हैं जी। तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्या आपके पास कोई ठोस प्लान है? जी। क्या? भ्रष्टाचार तभी उभरता है जैसे अगर हम घर के मालिक हैं
और हमारे घर का कोई सदस्य बीमार हो गया तो उसकी दवा के लिए पर्याप्त अगर पैसे मेरे पास हैं जी, तो दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं, हम उसको उठाएंगे, हॉस्पिटल ले गए, चाहे जो भी रुपया लगा दवा कराए, घर चले आ गए। जी जी। मानसिक रूप से परेशान नहीं होंगे। और जैसे ही पैसे की कमी महसूस होती है जी, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपनी माता को बचाने के लिए, पिता को बचाने के लिए, भाई को बचाने के लिए वो एन केन प्रकारेण जी पैसों का बंदोबस्त करता है। और जब बंदोबस्त नहीं होता है तो बेईमानी करता है, चोरी करता है, दलाली करता है, किसी भी माध्यम से पैसा लाता है और अपने परिवार को बचाता है, अपने परिवार का भोजन चलाता है। अगर ये पर्याप्त मात्रा में हो उसके पास धन, तो मुझे नहीं लगता है कि वो गलत करेगा। अगर गलत करता भी है तो कठोर कानून होंगे तो डर के मारे छोड़ देगा, वो भ्रष्टाचार करेगा ही नहीं। एक बार दंडित करेंगे फिर दोबारा तो वो करने की हिम्मत नहीं होगी। 7 पीढ़ियां उसकी याद करेंगी कि भ्रष्टाचार कौन चला, 1 रुपया काउंटर से अगर उठा लिए तो 10 साल की जेल होगी, बड़ा अपराध कर दिए फांसी के फंदे पे झूल जाएंगे। और जब 1-2 के साथ कठोर कार्रवाई होगी अपने आप छोड़ देंगे लोग, देश छोड़ के चले जाएंगे भ्रष्टाचार। एक चीज आपने कहा कि अगर पर्याप्त धन हो तो आदमी भ्रष्टाचार नहीं करेगा, ऐसा मानना सामान्य परिवार का, सामान्य परिवार और सामान्य परिवार वाला कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए विधायक और सांसद या IAS स्तर के अधिकारी, इनके पास पर्याप्त वेतन है, पेंशन है, गाड़ी है, सुविधाएं हैं, फिर भी अगर सच में देखा जाए, लोगों को बुरा लगेगा, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो यही लोग हैं। किसी भी योजना का 50% रुपया ठेकेदार बताते हैं, कम से कम 50% बट जाता है। 50% में ठेकेदार को अपने भी बचाना है, वेतन भी देना है कर्मचारियों का, सामग्री भी मंगवानी है, काम भी कराना है, कैसे होगा? जब तक कठोर कानून नहीं होगा और तब तक हवस का जो हिसाब है, यानी हमारे अंदर हवस, हम कितना धन लूट लें, तो जब ये भावना जब तक दूर नहीं होगी तब तक तो कंट्रोल करना मुश्किल है। तो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए सीधे मैं कहना चाहूँगा कि भारत में लचीले कानून के अपेक्षा कठोर कानून की आवश्यकता है। क्या भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में जगह देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल तो जिसकी सरकार उसी में घुस जा रहे हैं सर। तो घुस जाए ना, वो सरकार बनाओ, मुझे सरकार नहीं बनाना, मुझे सरकार से रुपया नहीं कमाना है, मुझे नोट नहीं कमाना है। कहते तो सभी लोग ऐसे ही कहते हैं, तो करते नहीं है ना, इधर करके दिखाना है। अभी देखिए बीजेपी जब आई तो उसने कहा कि हम भ्रष्टाचार को एकदम खत्म कर देंगे, और जिन नेताओं का उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर विरोध किया, आज वही उनकी सरकार में विधायक हैं, सांसद हैं, कुछ लोग तो बाकायदा मंत्री तक हैं। हाँ, तो आप अपनी पार्टी का जो एजेंडा लिए हैं, तो क्या इसमें इस बात का उल्लेख है कि हम किसी भी दागदार व्यक्ति को नहीं लेंगे कभी भी? बिल्कुल उल्लेख है, हम दागदार व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ज्यादातर शिक्षित एजुकेटेड लोगों को ही टिकट देंगे, और जिनके पर आरोप लगा हुआ है उनको किसी भी हालत में टिकट नहीं मिलेगा मेरी पार्टी से, चाहे हम रहें अब हमारे बात कोई आवे। ये हमने संविधान में उल्लिखित कर दिया है, अपने पक्की व्यवस्था बना रखी है कि भ्रष्टाचारी इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे, चाहे पार्टी चले ना चले, वो बात की बात, अलग की बात है। स्पष्ट अगर इस तरह के लोग आते हैं तो सबसे पहला इस्तीफा मेरा होगा। बहुत जिम्मेदारी से आप कह रहे हैं। बिल्कुल, ये वीडियो बाद में कट के लोग चलाएंगे अगर आपने कुछ भी गलत किया तो। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि किसी भ्रष्टाचारी को आप नहीं लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या देखिए वास्तव में देश के लिए, जैसे आप कह रहे हैं विकसित भारत रखेंगे, मेरा मानना है, या जो कुछ मैं अपने इस छोटी सी उम्र में मैं सोच पाया, समझ पाया, देख पाया, मुझे लगता है कि भारत के विकसित होने में एकमात्र अड़ंगा है वो भ्रष्टाचार। चपरासी से लेके ऊपर तक हर कोई भ्रष्टाचार में इतना लिप्त है कि जितना हमारा GDP नहीं है उससे ज्यादा का तो भ्रष्टाचार है। एक साधारण सा चपरासी हवेली जैसा घर, 4 व्हीलर
आप सामान्य तौर पर देख लीजिए 5-5 हजार रुपये में लेखपाल खेत नाप रहे हैं। नापने दीजिए, अगर गवर्नमेंट बन जाती है तब बुढ़ापा आएगा, उनकी 60 साल आएगी। अभी तो वो नहीं होंगे, इस समय लूट मचाए हुए हैं, तो अभी इतना जल्दी तो रिटायर होंगे नहीं। अगर गवर्नमेंट बन गई तो 60 साल पीछे का हिसाब मंगवा लेंगे, पकड़ में आ गए, 7 पीढ़ियां उनकी याद करेंगी, जितनी संपत्तियां यहाँ कुर्क कर ली जाएंगी, भारत सरकार के अधीन कर ली जाएगी, और आजीवन कारावास तो होगा ही, और उसमें जितने लोग सटे पाए जाएंगे दंडित होंगे। वो करें, आज भ्रष्टाचार करें, कल मेरी सरकार होगी उठा के बंद कर देंगे। खैर, अब तो आने वाला दर्शकों समय बताएगा कि अध्यक्ष जी की बातें कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं, क्योंकि लगभग हर पार्टियों की यही स्थिति है कि जब वो सत्ता में आने वाले होते हैं तो वादे तो बहुत होते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा ये देखने का विषय वस्तु है। आज का युवा राजनीति को बड़ा गंदा मान रहा है इन्हीं सारी चीज़ों से। आप युवाओं को अपनी पार्टी में कैसे जोड़ेंगे? अब बिना युवाओं की कोई पार्टी चलती नहीं। नौजवान देश के भविष्य होते हैं जी, और एक राष्ट्र निर्माण में नौजवानों की अहम भूमिका होती है जी, और युवा ही परिवर्तन लाता है। और युवा को अगर हम सपोर्ट करते हैं तो अपना राष्ट्र विकसित राष्ट्र हो सकता है, और बिना युवा के संभव नहीं है जी। तो हमारी पार्टी युवाओं को प्रोटेक्ट करेगी, उनके साथ वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी जिससे वो आगे बढ़ सके। और देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा को आगे लाना होगा, हम उनके लिए काम करेंगे, हम युवाओं के साथ हैं। और युवाओं के बिना हम नहीं रह सकते, इसलिए कि हम बच्चों से जुड़े रहें, बचपन से जुड़े रहें। अब एक चीज कहना चाहेंगे, अन्य पार्टियों को भी बुरा लगेगा, जी जी। मैं आरएसएस के विद्यालय में पढ़ा जी, और वहाँ अनुशासन हमने सीखा, और उस अनुशासन के बल मैं अपने आप को एक भारतीय नागरिक समझते हुए भारत का राष्ट्रभक्त मानता हूँ, और अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हूँ। और हम अपने देश के युवाओं के साथ छल नहीं होने देंगे। अपने देश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जितना हो सकेगा हम अपने जीवन का एक एक रक्त समर्पित कर देंगे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। ये हमारा लक्ष्य है। आगे अगर गठबंधन का मौका मिले तो बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे, पीडीए के साथ? हम दोनों के साथ गठबंधन नहीं कर सकते। अब इस पे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, बस हम इनके साथ गठबंधन नहीं कर सकते। दोनों के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि संभावना तो 2 ही लोगों की है फिलहाल। नहीं, गठबंधन करना ही नहीं, हम अपने बलबूते लड़ेंगे। लगेगा समय, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लगेगा, हम हटेंगे। हम का मतलब हमारी पार्टी, तो पार्टी का एक नया अध्यक्ष आएगा, प्रदेश अध्यक्ष आएगा, ये बदलता रहता है। हमारे सिस्टम में ये है कि एक व्यक्ति अस्थायी रूप से नहीं बना रहेगा, तो दूसरा अध्यक्ष आएगा, वो करेगा। 2-4 विधायक जीतेंगे, 2-4 सांसद जीतेंगे। अगर जनता को लगेगा कि ये पार्टी अच्छी है तो गवर्नमेंट बनवाएगी। आज जो भी पार्टी का लीडर आएगा वो इसी थीम पर काम करेगा और मुझसे बेहतर काम करेगा वो। क्योंकि देखिए, राजभर जी की पार्टी आई, शायद उसमें आप थोड़े दिन के लिए जुड़े भी थे, कांग्रेस के साथ भी आप कुछ दिन के लिए जुड़े भी थे। राजनीति एक ऐसी चीज है कि हर व्यक्ति के माइंड में वास करती है, और जब भी अन्याय देखता आदमी तो कुछ करने का उसके मन में लालसा आता है कि हम भी कुछ करें, हमारे माध्यम से भी कुछ अच्छा हो। यह सोच के मैं कांग्रेस पार्टी में गया, और कांग्रेस पार्टी में 5-6 महीने मैं रहा, तो मंच पे सभा संबोधित करने के लिए लोग बुलाते थे। और जैसे मैं सभा संबोधित करता था तो कुछ लोग ऊट पटांग बोल देते थे, पब्लिक उनको मारने के लिए तैयार हो जाती थी हमारे लिए। फिर हम देखे कि मेरे वजह से ये लोग बेवायात बेइज्जत होंगे, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और पब्लिक को सच अच्छा लगता है। तो वहाँ से मैं हटना ही पसंद किया, क्योंकि अच्छी चीजें नहीं चल रही थी उस समय, तो मैं बैक हो लिया। राजभर जी के साथ क्या मामला? फिर ओम प्रकाश राजभर जी के कुछ लोग मेरे पास आए और कहे कि राजभर जी आपको बुलाए हैं। हम क्या करने जाएंगे, हम विद्यालय चलाते हैं, अध्यापक हैं, वही करेंगे, जाएंगे नहीं। फिर नहीं माने लोग, कहे लोग थोड़ा भेंट तो कर लीजिए। तो गए, तो राजभर जी ने हमारी बड़ी इज्जत की, सम्मान दिया उन्होंने, और
सभा संबोधित करने के लिए भी बुलाया, मौका मिला जी। लेकिन उसमें उनके कुछ लोग ऐसे थे जिनसे हमारे विचारधारा मिल नहीं रहे थे। अच्छा, फिर हम वहाँ से भी अलग हुए और उसके बाद पार्टी बना ली। 2027 विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में नजदीक है, तो इसमें आपकी पार्टी की क्या रणनीति होगी? सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे कि अभी शुरुआत में ट्रायल करेंगे? अभी तो ट्रायल के रूप में कुछ सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी और संगठन मजबूती पर ज्यादा फोकस हम लोग करेंगे जी, जी। और जनता के हित में जो होगा वो जाएंगे और एजेंडे भी हमारे आ जाएंगे जल्दी। चुनाव से पूर्व हमारे एजेंडे भी जनता के समक्ष होंगे। जी जी। फिर आगे जैसे पार्टी मजबूत होती है फिर पूरे प्रदेश में जैसा सलाह मशवरा होगा वैसा आगे बढ़ेगा। समस्या है सारी पार्टियों के अंदर, और वो समस्या तो सामान्य तौर पर संविधान से चलता चला रहा है कि चूंकि अभी तक किसी भी नेता को लड़ने के लिए कोई योग्यता नहीं तय है। सामान्य तौर पर शैक्षिक योग्यता की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे वो अनपढ़ हो तभी चुनाव लड़ सकता है। तो आपकी पार्टी कैसे उम्मीदवारों को महत्व देगी, शिक्षित उम्मीदवारों को कि किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को आप टिकट देना? हमारी पार्टी शिक्षित उम्मीदवारों को प्राथमिकता देगी जी। अब उसमें अन्य पार्टियों का भी देखा जाता है कि वो उनके उम्मीदवार कैसे हैं। तो खैर उससे उनका बनना और बिगड़ना है। मुझे शिक्षित लोगों को ही प्राथमिकता होनी चाहिए और खासकर युवाओं को। युवा जो शिक्षित हो, यंग हो, युवा हो, उसको महत्व देंगे। हाँ, क्योंकि एआई का युग है। जी जी जी। और ओल्ड इज गोल्ड चलता था, लेकिन अब उल्टा हो गया है। इस समय नए रंग रूप में नई तकनीक के साथ जो युवा आएंगे वो देश के विकास में ज्यादा योगदान कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए भविष्य में आपकी सरकार बनती है, तो क्या आप नेताओं के लिए भी क्राइटेरिया पर कानून बनाना चाहेंगे? जैसे अध्यापक है तो टेट पास होना चाहिए, और वक्ता है तो नेट पास होना चाहिए, तो नेताओं के लिए भी तो एक कोई सरकारी परीक्षा हो, वो पास करें, उनके पास भी एक डिग्री हो, तब जाके वो मंत्री का पद, विधायक का पद, सांसद का पद ज्वाइन कर सकें। यहाँ तो जो कुछ नहीं कर पा रहा है वही नेता बनने चला जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? इस पे हमारी राय ये है जी कि संविधान निर्मात्री सभा ने बड़ा सोच विचार के संविधान का निर्माण किया जी, और उसमें हमसे बड़े विद्वान थे और वो जो सोच के थीम दिए वो कहीं न कहीं अच्छी थी। नहीं, अच्छा था, उस समय के लिए अच्छा था। अभी पूरी बात मेरी सुने, अच्छी थी। कट गई बात। हाँ, कंटिन्यू कर लीजिए, इतना वाला बीच से कट जाएगा वो। हाँ, अब जैसे हम, आप और देश के बहुत सारे नौजवान अपने को शिक्षित मानते हैं, पीएचडी की डिग्री लेते हैं, डीलिट की डिग्री लेते हैं, लेकिन कबीरदास के पास कौन सी डीलिट की डिग्री थी? तुलसीदास के पास कौन सी डिग्री थी? सूरदास के पास कौन सी डिग्री थी? लेकिन जो उन्होंने दिया आज हम उस पर शोध करते हैं। तो ईमानदारिता की कोई एक प्रमाणिक मोहर नहीं है। हो सकता है कि विषम परिस्थितियों में व्यक्ति अध्यापन कार्य न कर सका हो, उसकी परिस्थिति अलाउ ना की हो, लेकिन वो अपने ज्ञानार्जन के माध्यम से देश को बेहतर बनाने की क्षमता रखता हो, तो वो कहीं न कहीं अगर क्राइटेरिया कर देंगे तो वो वंचित हो जाएगा, वो छूट जाएगा। तो इसको फ्री होल्ड छोड़ा जाए कि कोई भी आ सकता है, लेकिन चुनाव जनता करेगी तो जनता वैसे ही छांट देगी। नहीं, देखिए, मेरा यही बात मैं शुरू में कह रहा था कि ठीक है, जब देश का निर्माण हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, तो शिक्षा स्तर बहुत हाई लेवल पर नहीं था कुछ ही लोगों के पास। हाँ। उस समय कानून बिल्कुल जायज थे और अच्छे थे। अब भारत इस स्थिति में है कि मैक्सिमम लोग शिक्षित हैं। अब कानून उनको बनाना चाहिए जो कानून की बेहतर समझ रखते हों।
अब अगर 7वीं फेल, 8वीं फेल, 9वीं फेल, 10वीं पास, नहीं ये हमारी बात समझिए, संसद में जाएंगे और वो बैठ के कानून पे बहस करेंगे कि क्या बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अब एक भ्रष्टाचारी बैठ के भ्रष्टाचार पे कानून बनाएगा तो कैसा कानून बनाएगा? रद्द करेगा, वो देश को बेचेगा। तो मेरा सवाल यहाँ था, मेरा सवाल ये नहीं था कि वहाँ क्यों गलत हुआ, उस समय वही सही था। अब परिस्थितियों में बदलाव आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं और इकोनॉमिक्स आप पढ़े ही नहीं हैं, तो कैसे चलाएंगे? नहीं चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। उसके लिए मंत्रिमंडल के लिए ये कटघरी होनी चाहिए। आप डॉक्टर नहीं हैं, आपने स्वास्थ्य के बारे में ABCD आपको नहीं पता, मंत्री हो गए तो और आप स्वास्थ्य मंत्री हो गए, गलत। आपने कभी जाके बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाया नहीं, आप शिक्षा मंत्री हो गए। है कि नहीं? तो मेरा कहना है कि एक कैटेगरी होनी चाहिए चयन की, खास करके वो लोग जो मंत्रिमंडल बन रहे हैं, मिनिस्टर हैं, उनके लिए तो चाहिए, मस्ट है कि एक क्राइटेरिया होना चाहिए। अच्छा बताइए, चपरासी के लिए भी क्राइटेरिया तय है। जैसे आप विज्ञप्ति पहले निकलती थी तो कक्षा 5 होना चाहिए, उसको पढ़ने आना चाहिए, साइकिल चलाने आना चाहिए, ये सारे क्राइटेरिया हैं। होमगार्ड के लिए क्राइटेरिया है, इवन सफाई कर्मी के लिए भी क्राइटेरिया इन लोगों ने बांध के रखा है। तो नेताओं के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इस पर आप हमारी जनता से क्या कहना चाहेंगे? अगर आपकी पार्टी आती है तो क्या आप इस पर कुछ प्रयास करेंगे या मांग करेंगे वर्तमान सरकारों से? मैं आपकी विचारधाराओं से पूर्ण सहमत हूँ जी, और योग्य व्यक्ति नहीं है तो उस विभाग को ही नहीं, पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। तो जो सदस्य निर्वाचित होते हैं, जैसे सांसद या विधायक, तो जनता चुनी, उसके बाद वो जब विधानसभा और लोकसभा में जाते हैं और मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, वहाँ एक मजबूत गेट लगा होना चाहिए, जो डिग्री का गेट होना चाहिए, जो जिस फील्ड से कम 5 साल 10 साल का अनुभव रखता है और उसके मानक को पूरा करता है, उसी को मंत्रिमंडल में शामिल करने की अनुमति हो। ऐसा मेरा विचार है। चलते चलाते एक आखिरी सवाल कि आप भारत देश की जनता से और खास करके आज के जेनजी से क्या कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी क्या उनको संदेश देना चाहती है? खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, राष्ट्र मजबूत करो, नौकरी हम देंगे, यानी सरकार देगी। जब तक आप मानक को पूरा नहीं करेंगे तो कोई भी सर्विस मिलना मुश्किल है। आप इन प्रकार रोड पे घूमते हैं और जाते हैं, परीक्षा देते हैं, पास हो जाते हैं, आप कहते हैं हम शिक्षित हैं, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं, वाइवा में जाते हैं, तो आप कहीं के नहीं रहते हैं और फिर भी आप कहते हैं बेरोजगार हैं। तो आप ऐसा ना करें, आप मेहनत करके पढ़ें, मजबूत हों, अच्छे हों, सर्विस तो मिलेगा ही। और नौजवान को नहीं मिलेगा तो क्या बूढ़े को मिलेगा? तो नौजवानों के साथ ये पार्टी रहेगी और नौजवानों के लिए काम करेगी, युवाओं के लिए काम करेगी। जेनजी जिसको बोल रहे हैं, आज जेनजी जंतर मंतर पे आंदोलन में हैं, लड़के मारे गए हैं। तो ये स्थिति मेरी गवर्नमेंट बनेगी तो नहीं आएगी। पहली प्राथमिकता नौजवानों को दी जाएगी और उनकी बात पहले नंबर पे सुनी जाएगी, उनके साथ अन्याय नहीं होगा कभी भी। तो क्या जनता से और हमारे जो जेनजे हैं उनको आप जुड़ने के लिए अपील करना चाहें तो कर? जी, मैं चाहूँगा कि जितने भारत के नौजवान हैं और किसान हैं, व्यापारी बंधु हैं और समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जन विश्वास पार्टी के साथ जुड़े। हम आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे, हमारी पार्टी खरा उतरेगी और हम चाहेंगे कि ये भारत आगे बढ़े, विकसित राष्ट्र बने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना चाहूँगा कि अपने व्यस्ततम समय में से आज बड़ी मुश्किल से इन्होंने समय निकाला है। हालांकि हमारे पास प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला है, हम जल्द ही इसका भाग 2 भी रिलीज करेंगे, लेकिन पहले हम भाग 1 रिलीज कर रहे हैं अध्यक्ष जी के साथ और जल्दी ही पूरा वीडियो आप देख पाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।